हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह करियर सुधा में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्रैश कोर्स में एक और वीडियो लेकर के आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम किरचॉफ्स लॉ। आपको पता है किरचॉफ्स लॉ पूरे करेंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी टॉपिक में अगर क्वेश्चन बनाना है तो आपको 99% क्वेश्चन में किरचॉफ्स लॉ आपको यूज करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि साइन कन्वेंशन में सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे किरचॉफ्स लॉ का इक्वेशन लिखते हैं और किस तरह का नीट में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे उसको किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब देखने में आपको लगेगा क्वेश्चन में कि हम किरचॉफ्स लॉ से बना लें, बट आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाना है, शॉर्टकट में भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट ये भी देखने वाले हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसमें आपका रेसिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। तो इस सर्किट जो कि थोड़ा सा अलग है, बहुत आसान है, बट छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आज आरसी सर्किट को भी क्लियर करेंगे। चलिए, तो शुरू करने से पहले ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फिजिक्स जो है अभी तक उतना प्रिपेयर नहीं हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए ही है। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो एक बनाया था, जब स्टार्ट किया था उस समय मैं आपको बताया था कि 6-7 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही टॉप स्कोरिंग चैप्टर है। मान के चलो फिजिक्स का 80% मार्क्स जो है वो 6-7 चैप्टर ही कवर करता है, बाकी 20% जो है बाकी रिमेनिंग चैप्टर में। ठीक है, तो अगर कम समय में हमें स्कोर चाहिए अच्छा, ठीक है, कम मेहनत करके, तो ये उसके लिए हमने 7 चैप्टर का एक लिस्ट बनाया है, जिसमें ये फर्स्ट एक आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा भी 12th का हम लोग शुरू किए करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है और किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, ये शेड्यूल पूरा क्रैश कोर्स चलेगा, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ। आप उसको देख सकते हैं। तो जो भी नए हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं सारा वीडियो का लिंक दे चुका हूं, तो पीछे का जितना भी प्रीवियस वीडियो है सब आप देख सकते हैं, या फिर सिंपली आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, करियर सुविधा सर्च करिए और उस पर सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11th का 12th का फिजिक्स क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारा वीडियो है, तो उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमारा जो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में देखो ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है जिस पे बच्चे को कन्फ्यूजन है उस पॉइंट को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओवरव्यू की किरचॉफ्स लॉ है क्या। तो याद रखो किरचॉफ्स में 2 लॉ आता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी सर्किट में करंट को कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है जो एक क्लोज लूप में किस तरह से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्लोज सर्किट में, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ये कहता है कि किसी जंक्शन में नेट करंट जो है 0 है। नेट करंट 0 का मतलब क्या हो गया कि जितना उस जंक्शन पे करंट इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। मतलब सिंपल एक तरह समझ लो, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो बाहर एक लेना पड़ेगा I4। कहने का मतलब है इनकमिंग करंट, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ये जंक्शन पॉइंट में कितना करंट आ रहा है, I1, I2, I3। ठीक है, कितना बाहर जा रहा है, I4, तो ये तीनों करंट मिला करके क्या होगा, I4। या फिर इसको अगर माइनस कर दो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो याद रख सकते हैं टोटल करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इज 0, या फिर जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। यही हमारा किरचॉफ्स लॉ कहता है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे, क्वेश्चन उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है केवीएल।
केवीएल क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज सर्किट है यानी क्लोज लूप है तो उसके अंदर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी नेट जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यही दो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब इक्वेशन लिखने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमको 2-3 कन्वेंशन याद रखना है। ठीक है, कि अगर किसी रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो उसमें जो पोटेंशियल लेंगे कब निगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है, उसी तरह से बैटरी में कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है। तो पहले इस चीज को क्लियर करिए, और इसी में सबको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में ही मैक्सिमम को प्रॉब्लम होता है, तो इसको ध्यान देना कि किस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, सपोज करो कि ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने मान लिया एक रेसिस्टेंस है, इसको साइड में बनाओ। मान लो ये एक रेसिस्टेंस है और सपोज करो R1 रेसिस्टेंस है। ये पॉइंट ले लेते हैं A पॉइंट, और ये हमारा हो गया B पॉइंट। ठीक है, मान लो कि करंट इधर से I करंट फ्लो कर रहा है। तो सवाल है कि इसमें जो R1 है इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बाय ओम्स लॉ से जानते हैं कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I1 यानी V इक्वल टू, अगर बात करें VR, यानी ये जो आपका रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR1। बट अगर इस पूरे को अगर हम बात करते हैं A से B तक पहुंचने में, A पॉइंट से B तक जाने में किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, किसको निगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव लेना है, तो समझिए। स्टार्ट अगर इस पॉइंट से करते हैं, मान लेते हैं कि इसके जो पोटेंशियल है A पॉइंट पे B है और B पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं VB। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहां से चले हैं तो VA मतलब A पॉइंट पे पोटेंशियल। अब देखो यहां पर A से B जा रहा है, उसके बीच में एक रेसिस्टेंस आ रहा है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, खर्च होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -IR1। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल था VA, उसमें से कुछ खर्च हो गया, बच गया, वो पहुंचा किसके पास, VB के पास। तो आपको क्या याद रखना है, ये माइनस साइन कब देख रहे हो, तो जब करंट का डायरेक्शन, अगर करंट के ही डायरेक्शन में हम खुद जा रहे हैं, मतलब अगर A से B की तरफ अगर जा रहे हैं और करंट का भी डायरेक्शन वही है, तो हम क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, यानी हमारा जो पाथ है और जो करंट का डायरेक्शन है अगर दोनों सेम है तो रेसिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निगेटिव लेंगे। फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पाथ है, यानी जैसे ये इस कंडीशन में A से B की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, A से B की तरफ, और करंट भी किधर जा रहा है, A से B की तरफ, तो रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो VA माइनस IR1 इक्वल टू, अब टोटल था मान लो 10 वोल्ट, इसमें से कुछ खर्च हो गया इस रेसिस्टेंस में, जो बाकी बच गया वो B पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, सेम A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये R1 है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जा तो रहे हैं A से B की तरफ, किधर जा रहे हैं, हमारा जो पाथ है वो A to B, हमारा जो टारगेट है पहुंचना, कहां पहुंचना है, A से B की तरफ। लेकिन सपोज करो कि करंट फ्लो हो रहा है B to A, इन दैट केस हमें क्या यूज करना है, VA। अब यहां पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। V कितना लिखेंगे इसको, IR1, और ये इक्वल टू हो जाएगा VB। एक्चुअली ये मान के चलना है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है R1 के तरफ, इसका मतलब A से B की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा हायर पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, यानी लॉस हो रहा है। तो इस तरह से कन्वेंशन याद रखना है। रेसिस्टेंस का कन्वेंशन आपको समझ में आ गया, क्या कर, कब निगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उसी तरह से ईएमएफ का याद रखना है। क्या याद रखेंगे, तो 2 पॉइंट, फर्स्ट
और नेक्स्ट है ए बी, ए और बी। अभी इस कंडीशन में क्या याद रखोगे, अगर मान लो ए से बी जा रहे हो, ठीक है, तो सिंपल उतना लंबा नहीं जाना है, सिंपली याद क्या रखना है तुमको, बैटरी के केस में, सेल के केस में अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल किसको बोलते हैं, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव, बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटा वाला जो है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या याद रखना है, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं यानी बड़ा वाला से छोटे के तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है, अब देखो ए से बी दोनों केस में जा रहे हैं, लेकिन एक केस में ए से बी जा रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा आ रहा है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल यानी बड़ा वाला आ रहा है, तो बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं या पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं, तो हम यहाँ पे ईएमएफ लेते हैं निगेटिव, और दूसरा केस है निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो हम लेते हैं प्लस में, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखोगे, सिंपल पॉइंट, करंट का डायरेक्शन और पाथ दोनों सेम है, यानी जिधर हम जा रहे हैं और करंट भी उधर ही जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट ये रेसिस्टेंस के वो निगेटिव लेंगे, ठीक है, और अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। उसी तरह से इसमें बैटरी में हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे यानी बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम क्या लेंगे, निगेटिव, और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव यानी छोटे वाले से बड़े के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कन्वेंशन को यूज करके हमें इक्वेशन लिखना। तो देखो क्वेश्चन तो हम लोग अलग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी होगा, ठीक है, लेकिन एक इक्वेशन को समझने के लिए एक सर्किट में कैसे यूज करेंगे, तो चलो एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, बस उसको समझ लेते हैं कि कैसे उस पर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अपने मन से एक छोटा सा हम एक सर्किट ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, मान लो सपोज करो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, एक बैटरी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं सिंपल सा, ठीक है। चलो एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं इस पॉइंट पे, उसी तरह से मान लो कि यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा सर्किट है R1, चलो ये मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है, 5 रेसिस्टेंस है, ये मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। अब देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इसको समझा रहा हूँ कि ये अगर इस तरह का सर्किट रहता है तो कैसे किरचॉफ्स लॉ लगा करके हम इक्वेशन बनाएंगे, उसका सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब देखो किरचॉफ्स लॉ में इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो इसमें पूछने के लिए तो खैर बहुत तरह का पूछ सकता है, पैटर्न तो हम लोग देखेंगे ही आगे, ठीक है, लेकिन जनरली अगर देखो तो इसमें क्या है, या तो आपको किसी रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये पूछ सकता है, मान लो R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये पूछ सकता है, या दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये पूछ सकता है। पूछने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है, या किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा ये सारा कुछ पूछ सकता है, ठीक है। अब इस सर्किट में हमको करना क्या है, किरचॉफ्स लॉ लगा करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ सिंपली समझेंगे कि कैसे केसीएल यूज करेंगे, कैसे केवीएल यूज करेंगे, और केसीएल और केवीएल यूज करके किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है कि लूप को चूज करना है, क्योंकि केवीएल हमारा तभी यूज होगा जब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, क्लोज लूप। अब यहाँ पर लूप क्या हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया, एक लूप हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया, ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक क्लोज लूप हो गया, ठीक है। चाहो तो ये भी एक बड़ा सा, ये भी एक हमारा लूप हो गया, या मेश बोलो जो भी, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों लूप में किस तरह से हम इक्वेशन करेंगे। तो सबसे पहले नाम कर दो, सपोज करो कि ये ABCDEF। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है कि लूप चूज करना है। सपोज करो कि हम फर्स्ट लूप चूज किए, ठीक है, हमारा लूप का नाम क्या हो गया,
ए बी ई एफ ए, मतलब ए से चले, बी से ई चले, ई से एफ चले और फिर फाइनली ए पे पहुंच गया, तभी तो ये कंप्लीट लूप हुआ। ठीक है, तो ए बी ई एफ ए। अब इस लूप में आपको देखना है कि इस पॉइंट से बी होते हुए, ई होते हुए, एफ होते हुए ए पे जो पहुंचे हैं, तो इसके भी रास्ते में जितना भी रेसिस्टेंस या बैटरी आया तो उसमें वोल्टेज किस तरह से चेंज हुआ। ठीक है, पोटेंशियल किस तरह से ये पूरे क्लोज लूप में किस तरह से ड्रॉप हुआ। तो देखो यहां से चलना शुरू करो। अब तुमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन तभी लिखोगे जब आपको करंट, अब यहाँ पर कहीं भी करंट दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना होगा, अपने मन से आपको केसीएल यूज करके एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये बैटरी कुछ सप्लाई किया और यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा, आई। जब इस पॉइंट तक तो ठीक है, ये आई आएगा। अब देखो ये जंक्शन पॉइंट हो गया, मोर देन वन ब्रांच, दैट मीन्स ये क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। अब हम जंक्शन पॉइंट में हम क्या यूज करेंगे, केसीएल यूज करेंगे। हमें पता है कि जितना करंट इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होगा, तो हम चल मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचा आई करंट। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। चलो मान लेते हैं कि इधर जा रहा है I1 करंट, इधर कितना जा रहा है I1 करंट। ठीक है, अगर इधर करंट I1 जा रहा है तो इधर कितना करंट जा रहा होगा, नीचे की तरफ, तो जो बच गया। टोटल करंट था, मान लो टोटल करंट है 10 एम्पियर। ठीक है, अब इधर गया मान लो 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 8 एम्पियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस I1। टोटल था I, कुछ इधर चला गया, जो बच गया वो इधर गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो I माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ से लेके I1 तक तो सेम है, कोई नया ब्रांच है नहीं, तो इधर भी हमारा I1 ही होगा, इस पॉइंट तक तो I1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा I माइनस I1 और इधर से करंट कितना आएगा I1। अब दोनों ऐड हो गए, किधर भागेगा, इधर। तो देखो I माइनस I1 प्लस I1, टोटल करंट प्लस ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, I माइनस I1 प्लस I1। तो कितना बचा I। तो सिंपल हमारा कन्वेंशन कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया कि केसीएल यूज करके कैसे करना है। तो आपको सिंपली अब कैसे भी कर सकते, मन है तुमको तो I1 नीचे ले लो, अगर नीचे I1 लोगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा, I माइनस I1। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, सिंपली केसीएल यूज कर लेना है। चलो केसीएल तो हम लोग समझ गए कि कैसे यूज किए। अब हमको क्या करना है इस लूप में, अच्छा लूप का भी डायरेक्शन दिखा दिए। देखो ये नाम ही आपको बता दिया कि आप कैसे जा रहे हो। क्या लिखें, ए बी ई एफ ए, मतलब हमारा जो पाथ है वो किस तरह से, कुछ इस तरह का पाथ है, ए से बी, बी से ई से एफ, एफ से ए। अब इसको फट से इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी गए, तो ए से बी जाने में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितने का ड्रॉप हो रहा है, तो हमें पता है एक रेसिस्टेंस बीच में मिल रहा है, यानी कितना हो गया IR2। अब सवाल है ये पॉजिटिव लेंगे निगेटिव, क्या बोले थे, करंट का डायरेक्शन और हमारा जो डायरेक्शन यानी लूप का जो डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, हम लेंगे निगेटिव। चलो यहाँ पे निगेटिव ले लिए। अब बात करते हैं B2E। B2E में क्या हो रहा है, फिर एक रेसिस्टेंस है, करंट का डायरेक्शन भी सेम है और हम जा भी सेम रहे, यानी यहाँ भी क्या होगा माइनस। कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I माइनस I1। कितना रेसिस्टेंस है R3। चलो काम हो गया। फिर E2F, E से F में क्या करने वाले हैं, तो E2F की अगर बात करें तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस आ रहा है और इस रेसिस्टेंस में क्या हो रहा है, तो यहाँ आप देखो तो फिर वही बात है कि हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, यानी लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ भी निगेटिव लेंगे, तो IR1। लास्टली बच रहा है बैटरी। अब बैटरी में क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऊपर की तरफ। अब निगेटिव टू पॉजिटिव आपको बताया थे कि निगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाएंगे तो हम ईएमएफ क्या लेंगे, प्लस, यानी कितना हो गया प्लस V1 और टोटल इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। समझ में आया कैसे इक्वेशन बनाए। उसी तरह से अगर इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड लूप का नाम रखते हैं BCD, मतलब इसमें जो हम जा रहे हैं कुछ इस तरह से, B से C, C से D, D से E, E से B।
सेम टू सेम जैसे इसमें किए, सबसे पहले कहाँ गए, B2C। B2C में क्या आ रहा है, रेसिस्टेंस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो I1R4, I1 करंट पास कर रहा है तो I1R4 कितना, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है यानी माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंच गए C2D। C2D में क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, बैटरी में क्या जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, और आपको बताए थे पॉजिटिव टू निगेटिव यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव लेंगे तो B2 हो गया। फिर पहुंच गया D पहुंच गए, D से कहाँ पहुंचेंगे, D से E। अब D से E में भी सेम टू सेम बात है, दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, I1R5। लेकिन जब हम बात करते हैं E2B तो करंट जा रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, यार इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का अपोजिट हो गया, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन, यानी हमारा जो पाथ है वो दोनों चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए इस केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव। कितना लेंगे, करंट कितना है, I-I1, रेसिस्टेंस कितना है, R3, टोटल इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब इस पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया रहेगा आपको, या तो करंट निकालने के लिए बोल सकता है, करंट निकालने के बाद आपसे बोलेगा कि R3 पे कितना करंट, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो आपको पता है कि R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I-I1 इंटू R3। अब I1 निकाल लोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे अब नहीं जाएंगे, सिंपली मेरा पर्पस ये था कि किरचॉफ्स KCL और KVL लगा करके आप कैसे इक्वेशन लिखोगे, बाकी इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। तो ये था हमारा रिकैप। अब हम लोग देखने वाले हैं इस पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है बहुत तरह का हो सकता है, देखो हम पहले भी बोले कि किरचॉफ्स जो यूज करना है वो हर तरह के टॉपिक में यूज हो जाएगा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज कुछ क्वेश्चन लेंगे, किसी में किरचॉफ्स लॉ किस तरह से अलग अलग ढंग से यूज करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अभी शुरू करते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट में ही पूछा हुआ है, 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना है कि ये किस पे बनेगा, देख के बताओ। देखने से लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा करके बना सकते हैं, मतलब KVL यूज करके बना सकते हैं। पर देखिए इसमें अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ही अगर हम KVL यूज करते हैं यानी इक्वेशन पूरा लिख करके बनाते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ना R2 हमें दिया हुआ है, R1 भी नहीं दिया हुआ, इस रेसिस्टेंस का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब देखो इस पॉइंट का, पर्टिकुलर इस पॉइंट का तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि VA इक्वल टू 0 इज टेकन टू बी द पोटेंशियल 0। अब तुमसे पूछ रहा है द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। ये जो B पॉइंट है, सपोज करो कि इस पॉइंट, इसका पोटेंशियल कितना है, VB, तो VB इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास क्या तरीका है, अगर हम क्लोज लूप को कोई यूज करते हैं, मतलब KVL, अगर ये KVL यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनना, उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक पूरी लूप लो के 2-3 इक्वेशन, काफी बहुत लंबा होगा, जो कि हमें करना नहीं। हमें क्या करना है इस केस में, तो समझो पहले स्ट्रैटेजी हम लोग समझते हैं। हमें क्या निकालना है, VB। अब एक बात बताओ, अगर हमें पता चल जाए कि VD का पोटेंशियल क्या होगा, यानी VD इक्वल टू, हमें अगर पता चल जाता है तो हमें VB भी पता चल जाएगा, क्योंकि D से B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हमें पता है। D से B या B से D के तरफ जो जा रहा है तो कितना पोटेंशियल ये हमें पता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उस तरह से लेना होगा, KCL यूज करके, ठीक है ना, KCL के ओम्स लॉ यूज करके। जो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वो सिंपल दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल है वो कंसेप्ट यूज करना होगा। अब समझिए, अगर VB चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, VD पता होना चाहिए। और VD कैसे पता लगाएंगे,
तो समझो यहाँ पर ही अगर बात करें कि देखो यहाँ से कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, यानी इस पॉइंट तक जो करंट आया होगा कितना आया होगा 2 एम्पियर, और इधर दिखा रहा है कितना 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि नीचे कितना जा रहा होगा 1 एम्पियर। इसका मतलब है रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि D से C के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि D to C के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है ये हमें पता हो जाएगा। ठीक है, ओहो अभी फोन बजना था, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहेगा। और आज के वीडियो में तुम लोगों को थोड़ा बहुत बाहर से भी आवाज आएगा क्योंकि मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट होता है। तो चलिए अब आते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो हमें क्या करना है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल पता है बट ना V का पता है ना D का पता है। उसी तरह से अगर DC की बात करें तो यहाँ पर ही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है बट ना D का पता है ना C का। लेकिन यहाँ क्लू है, A का अगर हमको पोटेंशियल दिया हुआ है और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, इसका मतलब है BC निकल जाएगा, और C का अगर निकल जाएगा तो D भी निकल जाएगा, D निकल जाएगा तो B भी निकल जाएगा। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, इस पॉइंट से A से B, A से C के बीच में हम C निकाल लेते हैं, C निकाल लेंगे तो D से C के बीच में D निकाल लेंगे और D निकल जाएगा। तो ये सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से C के बीच में यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, या तो C से चलो या फिर A से चलो, कन्वेंशन हमें पता है कि क्या यूज करना है। ठीक है ना, तो चलो C से अगर चलते हैं तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं VC। अब ये यहां माइनस होगा या प्लस होगा, तो देखो हम जो जा रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब है कि हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 1 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा VC -1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, VA के बराबर होना चाहिए, जो कि कितना है 0। इसीलिए VC इक्वल टू कितना निकल गया, 1 वोल्ट निकल गया। DC काम खत्म। अब हम बात करते हैं C से D की। देखो अगर हम D से C की तरफ जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, VD करंट का डायरेक्शन और हमारे जाने का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, VC के बराबर होना चाहिए। इसलिए VD बराबर कितना हो जाएगा, तो VC + 2, और VC हम निकाल चुके हैं पहले से 1, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 वोल्ट। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं D to B या B to D, जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें चाहिए BB। तो चलो करते हैं। मान लो कि हम जा रहे हैं कहां से, D to B की तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, VD। अब ये क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, यानी निगेटिव होगा कितना, 2 वोल्ट, और ये किसके बराबर होना चाहिए, VB के बराबर होना चाहिए। इसलिए फाइनली VB बराबर कितना आ गया, तो VD 3 है, इसमें से -2 कर दो, यानी 1 वोल्ट। हमारा आंसर क्या होगा, B। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि D से C निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज नहीं किया हूँ। सब जगह क्या किया हूँ, किसी पॉइंट से चल रहे हैं, तो किस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखें ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, BD - VC = शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये था, चलो इसको लिख लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में रेसिस्टेंस भी यूज है और कैपेसिटेंस भी, और इसी सर्किट को बोलते हैं RC सर्किट।
ये हमारा कौन सा सर्किट है? आरसी सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों कनेक्टेड रहता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट याद रखना है डील करने के लिए। क्या याद रखना है? तो समझो, अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर से अगर किसी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, या मान लो कि बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो अगर किसी रेसिस्टिव सर्किट में अगर किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा? तो अगर ये कैपेसिटर अनचार्ज है, मतलब इस पे चार्ज 0 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? काम किसकी तरह करेगा? तो ये काम करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्या काम करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। तो खैर आपको इससे क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ठीक है। अनचार्ज है तो शॉर्ट सर्किट की तरह। उसी तरह से अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जितना इसको चार्ज होना था, कैपेसिटर क्या होता है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट है वो असल में आपको जेईई एडवांस वगैरह सब में है। निट में आपको 2 पॉइंट याद रखना है आरसी सर्किट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट कि अगर चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज है तो वो किसकी तरह काम करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी ठीक है ना, यानी सिंपली पास कर देगा। इसमें किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। यहां से अगर करंट जाता है तो सीधा सीधी पास कर देगा, बीच से इसका किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जब फुल्ली चार्ज रहेगा, अगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, तो उस केस में आपको क्या याद रखना है कि कैपेसिटर काम करेगा किसकी तरह? ओपन सर्किट की तरह। ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, और इसी स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको स्टेडी स्टेट लिखा रहेगा, बहुत सारा नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी जिस रूट में कैपेसिटर रहेगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इसी पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। नीट में जब भी क्वेश्चन पूछता है स्टेडी स्टेट के कंडीशन में पूछता है, ठीक है। और जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का जो कंसेप्ट है वो जेईई एडवांस का है, आप लोग को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी को याद कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या लेना है? स्टेडी स्टेट, मतलब हमें मान यहाँ पर ही कुछ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 μF 2 μF, यहाँ पर कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका मतलब है कि ये क्या है? स्टेडी स्टेट है, यानी ये ऑलरेडी चार्ज है। अब समझो कि कंसेप्ट क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। देखो ये पॉइंट हमारा C है और ये पॉइंट D है। कह रहा है C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए C और D के बीच में क्या आ रहा है? अगर हम ये रूट लेते हैं तो C से A जाएंगे, A से D, मतलब है कि अगर C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर सब हमें पता करना है तो हमको ये पता करना होगा C से A के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और A से B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अगर इधर से चलेंगे तो हमको पता लगाना होगा C से B की तरफ कितना हो रहा है और B से D की तरफ कितना हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि अगर तुमको C से A के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो कैपेसिटर तो तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन हमें वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए जरूरत क्या पड़ेगा कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज ड्रॉप हुआ। ये जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर हम ये निकाल लिए कि कितना चार्ज स्टोर कर रहा है तो हमारा निकल जाएगा कि C से A के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जितना इस कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो होगा C और A के बीच में पोटेंशियल, लेकिन वो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? Q, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। फर्स्ट स्टेप ये।
उसी तरह से अगर ए से और डी के बीच में बात करें तो इसमें कुछ नहीं निकालना, इसमें हमको सिर्फ ये पता लगाना रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ करंट निकालना होगा। अब तुमको पता है कि अगर ये करंट आई इस पॉइंट पे आएगा तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है और कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट में वो क्या ऑफर करता है, इनफाइनाइट। तो करंट किधर, पूरा का पूरा करंट किधर फ्लो करेगा, आई इस पॉइंट पे। मतलब है कि अगर आई करंट निकालनी है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एडी। चलो तो इसका तो काम खत्म हो गया, अगर करंट आई निकाल लेंगे तो हमारा एडी निकल जाएगा। अब बात करते हैं ये चार्ज को कैसे निकालेंगे। तो समझो ये दोनों ही कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, और आपको पता है कि सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होता है। इसका मतलब है इस कैपेसिटर में भी उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा होगा। अब इसका हम ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अब देखो ये पॉइंट ए और बी के बीच में अगर कनेक्शन देखा जाए इस दोनों पॉइंट के बीच में, तो इसी दोनों पॉइंट के बीच में ऊपर वाला ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट है, उसी तरह नीचे वाला दोनों रेसिस्टेंस कनेक्ट है, उसी तरह नीचे एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है। इसका मतलब है कि इसका जो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तीनों सेम होगा, यानी तीनों ही ए और बी के बीच का है। तो हम अगर ये निकाल लें कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा ये निकल जाएगा कि ये जो पूरे सर्किट में, यानी सी इक्विवेलेंट निकाल लो, इस पे कितना जा रहा है ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरे मिला करके सी इक्विवेलेंट में, यानी दोनों कैपेसिटर मिलाकर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये तो निकल जाएगा। उतना ही होगा जितना ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो हो गया आसानी। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम करना ये है कि आई निकाल लेना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको आई निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, आई निकालने के बाद अगर करंट निकल गया तो हमें ये भी निकल जाएगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ए बी भी निकल जाएगा, एडी भी निकल जाएगा और साथ में चार्ज भी निकल जाएगा। तो सारा स्टेप समझ में आया। तो सबसे फर्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, करंट पे। अब करंट कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। देखो ये हमारा एक क्लोज लूप बन सकता है, यहां से लेकर के ये जो हमारा एक क्लोज लूप बन सकता है। यानी अगर नाम रख दो तो बी से चलते हैं, बी से ऐसे होते हुए, ए से ऐसे होते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, एक सर्किट हो गया। अब देखो किरचॉफ्स लॉ लगाओ या फिर एक सिंगल लूप रहता है ना, तो सिंपल कंसेप्ट ये लगा लो कि टोटल जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से माइनस किसको कर देना, वो जो टोटल वोल्टेज सप्लाई होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जितना ड्रॉप हुआ है रेसिस्टेंस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, बाय ओम्स लॉ। देखो किरचॉफ्स में लगाओ चाहे ओम्स लॉ लगाओ, दोनों में अगर एक सिंगल सर्किट रहता है तो सबसे बेहतर तरीका है कि ओम्स लॉ लगा दो। टोटल वोल्टेज बाय हमारा क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। इसलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर, यानी टोटल इस सर्किट में जितना टोटल पोटेंशियल है अब बटा टोटल रेसिस्टेंस। पोटेंशियल टोटल कितना है, तो सप्लाई कितना, अरे इस सर्किट में, इस क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, 12 ही तो होगा। ठीक है, तो टोटल सप्लाई कितना है 12 वोल्ट का। इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, ये और ये, और तीनों ही रेसिस्टेंस क्या है सीरीज में। और आपको सीरीज में पता है कि क्या होगा, 3 + 6 + 1। ठीक है, तो अगर एक सिंगल सर्किट रहता है, ओम्स लॉ भी लगाओगे इस पॉइंट से तो बहुत लंबा जाएगा, आप सेम चीज आने वाला है। ठीक है ना, तो अगर एक सिंगल सर्किट रहता है, एक सिंगल सर्किट, तो सिंपल याद रखो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस वो करंट के बराबर होगा, क्योंकि करंट कहीं डिवाइड हो नहीं रहा। हाँ, करंट अगर डिवाइड होता तो फिर हम
ओम्स लॉ यूज नहीं कर पाते, लेकिन इस पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो रहा ही तो बहुत आसानी है कि टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट कर देंगे, टोटल रेसिस्टेंस। यहाँ से हमारा करंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 12/10 यानी 1.2 एम्पियर। स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई अगर निकल गया तो हमारा ए बी भी निकल जाएगा। अब बताओ भी ए बी, इसके बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो हम बोले कि ए के बीच में वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना इसमें, इससे भी निकाल सकते हो, तीनों इक्विवेलेंट है, बट इसके लिए हमारा डेटा नहीं पता है तो हम सीधा इसके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भी ए बी? तो टोटल सप्लाई कितना था 12, उसमें लॉस कितना हो गया? अरे इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो जितना सप्लाई था और उसमें से माइनस कर दो जितना लॉस हो गया। तो 12 वोल्ट का सप्लाई था जिसमें लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया जो ये रेसिस्टेंस लॉस जितना किया होगा ड्रॉप हुआ होगा, यानी 1 × 1.2, तो कितना आ गया 12 - 1.2, तो ये आपका आ गया 10.8। ठीक है, ये वोल्ट सिंपल। अब ए बी निकाल लिए, अब हमें क्या करना है? जैसा ए बी निकल गया तो ए डी भी निकल जाएगा और टोटल चार्ज भी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं ए डी। ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? तो ए डी बराबर क्या होगा? तो सिंपल, ये रेसिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा? तो करंट कितना निकाले 1.2 और रेसिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो कितना हो गया 7.2 वोल्ट हो गया, निकल गया। ठीक है, एडी भी निकल गया। अब झंझट है क्यू निकालने के लिए। क्यू निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा एसी के बीच में। अब क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, हमें पता है कि ये दोनों मिला के जो इक्विवेलेंट रहेगा उसमें वही चार्ज ड्रॉप होना है। तो चार्ज निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इस दोनों का सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सी इक्विवेलेंट निकल गया तो सी इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है। अभी हम बोले ना कि इस दोनों के बीच का जो ये दोनों मिला करके जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही होगा जो बी और ए बी का। ठीक है, तो सबसे पहले तुम सी इक्विवेलेंट निकाल लो। हमें पता है ये दोनों ये सीरीज में है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है C1 C2/C1 + C2। कितना हो गया 1 × 2 अब भाई कितना हो गया 1 + 2 कितना आ गया 3/3। ठीक है, 1 × 2/3। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इतना सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट निकल गया तो हमारा क्या निकल जाएगा? चार्ज निकल जाएगा। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज बराबर क्या होता है C/V। तो यहां से निकाल लो, चार्ज बराबर कितना हो जाएगा C/V। C कितना है 2/3 × 10⁻⁻6 न्यू का लिए, अब बटा V। V वही होगा जो ए बी का है, कितना हो जाएगा 10.8। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आपका आने वाला है ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ही गलती दिखा गया। Q बराबर क्या होता है CV, बाय मिस्टेक कभी गलती हो जाता तो × 10.8। तो ये सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से, सॉल्व जैसे भी सॉल्व करो तो ये अप्रॉक्स आ रहा है 7.2 × 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, मेन प्रोसेस समझ लेना है। अब Q निकल गया तो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसलिए इसमें भी Q उतना ही होगा, इसमें भी Q उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर Q निकल गया तो फिर हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट /C। अब Q निकल गया तो इसीलिए हम ये निकाल लेते हैं
पोटेंशियल यानी VAC बराबर कितना होगा? तो VAC बराबर यहां से फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओ कि Q इक्वल टू CB, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C। Q हमारा निकल गया है 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब बाय C हमारा पहले से दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 7.2 बाई 2 यानी 3 कितना हो गया? 3.6। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस 3.6। अब कुछ नहीं करना, अब सारा कुछ निकल गया। अब लास्टली यहां लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2। ठीक है, लास्टली क्या करोगे? सबसे लास्ट स्टेप, स्टेप 3। हमें क्या चाहिए था? CD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C और D के बीच में पोटेंशियल मान लेते हैं सिटी, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस AC। ठीक है, तो कितना होगा बताओ? AD का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 10 सीधी हम लिख रहे हैं भी इस दोनों के बीच में बोल रहा है ना, तो VCD इक्वल टू हो गया VAD कितना आ गया? कहाँ आ गया था? 7.2 माइनस कितना? 3.6। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ गया? 3.6। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि अगर RC सर्किट रहेगा तो स्टेडी स्टेट का कंडीशन में क्या होता है कि जिधर कैपेसिटर होगा उस रूट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो स्टेप बताया उस स्टेप से आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, इसमें हमने किरचॉफ्स भी लॉ लगा लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो तुम लोग उतार लिए होगे। एक क्वेश्चन तो मैं और बताने वाला था लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो एक क्वेश्चन और बच गया है उस क्वेश्चन को नेक्स्ट जो सीरीज आएगा नेक्स्ट आने वाला है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं अमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा नीट शुरू होता है। वोल्ट मीटर अमीटर पे क्वेश्चन बहुत रहता है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, बीटास्टोन ब्रिज, ठीक है, हीट इफेक्ट, ये सबसे मेन रूप से क्वेश्चन आता है। अभी तक जो 2 वीडियो देखे थे वो एक तरह से फाउंडेशन था। ठीक है, तो ये बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।